हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद एमके स्टडी। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या होता है, सेल किस चीज़ से मिलके बना है, सेल का क्या काम होता है, सेल कितने तरीके के होते हैं, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी में क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या है। सेल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले भी मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, बिना देर किए हुए हमने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेल, कोशिका। ठीक है, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं और सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सेल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लाइफ। देखिए, सेल के बहुत ढेर सारे डेफिनेशन होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो हर सबका अपना अलग अलग एक डेफिनेशन होता है। इसमें मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन दिया है कि अ सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल हमारे और एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल एक बेसिक यूनिट होता है, एक छोटी इकाई होती है। कोई भी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलके ही बनी होती है। ठीक है, ऐसे हम भी छोटी छोटी चीजों से, मतलब छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक सेल का हो, चाहे वो मल्टी सेल का हो, वो एक सेल से ही मिलके बना होता है। एज एग्जाम्पल आप लीजिए, अगर आप किसी घर को बनाते हैं तो आप ढेर सारे ईंट से ही मिलके बनाते हैं। ठीक है, ईंट, ढेर सारे ईंट से आप एक दीवार बनाते हैं, फिर 4 दीवार बनाते हैं, उससे आप कमरे को भी बनाते हैं, ढेर सारे कमरे बना के तो आपका घर बनता है। ऐसे ही हमारी बॉडी है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि सेल से ढेर सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो सेल हमारी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और सेल से ही हमारी बॉडी का सारा फंक्शन वर्क करता है। तो सेल क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका हमारे एक जीव की छोटी इकाई होती है जिससे मिलके एक पूरे जीव का निर्माण होता है। आई होप सेल का डिफिनेशन आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं कि अगर हम कोशिका की संरचना, ठीक है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर और उसकी कंपोजिशन, मतलब वो कैसे बना है, उसके बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को स्टडी करते हैं तो किसके अंडर में करते हैं, साइटोलॉजी के अंदर अंदर करते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी। पहले हम आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन जीवित सेल की खोज एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, तो ये एक ही तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ डिसिमिलैरिटीज क्या है कि सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, लेकिन जीवित सेल को सबसे पहले एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था तो एक कॉर्क में, एक लकड़ी की गुट्ठी में देखा था, जो कि एक बॉटल का कैप होता है कॉर्क, उसमें उन्होंने सेल को देखा था। तो वो सेल मृत था, ठीक है, मरा हुआ सेल था। उन्होंने सबसे पहले मरे हुए सेल को देखा और देखते हुए कहा कि सेल एक हनी कॉम्ब लाइक, एक मधुमक्खी की छत्ती की तरह दिखता है। लेकिन जब एंटोनी वॉल लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की खोज की, तब उन्होंने सबसे पहले जीवित सेल को देखा। किसमें देखा, फिश, फ्रॉग, अदर ऑर्गेनिज्म के ब्लड सेल में उन्होंने सबसे पहले जीवित सेल को देखा। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट करिएगा कि सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा, लेकिन सबसे पहले जीवित सेल को किसने देखा, तो वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा। ठीक है, तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने देखा और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि सेल एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, एक मधुमक्खी की छत्ते का आकार है। इस बात की पूरी जानकारी उन्होंने अपने किताब में लिखी है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोग्राफी। माइक्रोग्राफी उन्होंने अपनी किताब में इस बात का पूरा डिस्क्राइब किया है कि सेल को उन्होंने देखा, तो सेल को देखते ही उन्होंने कहा कि सेल एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो रहा हो, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, सेल एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जो कि जिसको सेलुलर बोला जाता है और उसका मतलब होता है स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर। चलिए आगे हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल क्या है, या कोशिका कितने तरीके की होती हैं।
देखिए, कोशिका 2 तरीके की होती हैं, ठीक है? 2 आधार पे कोशिकाओं को बाँटा जाता है, ठीक है? एक तो होता है सेल ऑर्गेनिज़म्स की बेसिस पे, मतलब ऑर्गेनिज़्म कुछ अलग-अलग तरीके के जीव होते हैं। कुछ जीव होते हैं कि पूरे संपूर्ण होते हैं, पूरी तरीके से बने होते हैं, कुछ जीव होते हैं कि एक ही कोशिका से बने होते हैं, ठीक है? अगर ऑर्गेनिज़्म के बेसिस पे अगर हम सेल को बाँटते हैं, तो वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है? और दूसरा है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पे मतलब पूरी एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनती है, ठीक है? उसके आधार पर अगर हम बाँटेंगे तो वो 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकेरियोटिक। अभी हम सेल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे सेल को देख लेते हैं, जो 2 तरीके के होते हैं, वो एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आपको इसके नाम से पता चल रहा है यूनिसेलुलर मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनता है, ठीक है? उसकी पूरी बॉडी का फंक्शन एक सिंगल सेल के आधार पे होता है, तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो एक प्रोटोजोअन से अमीबा, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी में पूरी वाइटल फंक्शन जितने भी होते हैं, लेकिन एक सेल के आधार पे ही होते हैं, ठीक है? ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, लेकिन एक सेल से ही ये अपनी सारी फंक्शंस को कर सकते हैं। दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, ढेर सारे सेल मिलके बनते हैं, ठीक है? और ढेर सारे सेल मिलके बनते हैं तो उस हर सेल का अलग-अलग अपना-अपना फंक्शन होता है, ठीक है? जैसे कि आप एग्जांपल प्लांट, एनिमल, आप खुद को भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि हम बहुत ढेर सारे सेल से मिलके बने हैं और हमारे अलग-अलग सेल का अलग-अलग काम होता है। तो ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर के डेफिनेशंस हो गए हैं, ठीक है? इनके एग्जाम्पल के आधार पे आप इनको समझ सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या-क्या आते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या-क्या आते हैं। चलिए आगे हम इमेज के थ्रू देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे-कैसे बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। आइए हम आगे इमेज के थ्रू जानते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी प्रोटोजोअन्स, जितने भी फंगी होते हैं, ठीक है? जितने भी वायरसेस होते हैं, ये सब हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको आप खुली आँखों से देख सकते हैं, ठीक है? चाहे वो पानी में रहते हों, चाहे वो ज़मीन में रहते हैं, चाहे वो हवा में रहते हों, ठीक है? तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है? जैसे आप ऑक्टोपस को देख सकती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, हम एक हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है? तो ढेर सारे सेल से मिलके बने हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी मीन्स मेनी, ढेर सारे, सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है? ढेर सारे सेल से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, उनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। कुछ एसेलुलर भी होते हैं जिनमें सेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे सेल को 2 टाइप्स में कैसे कैटेगराइज करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकेरियोटिक सेल होता है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो इनमैच्योर होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। प्रो और कैरियोटिक 2 वर्ड से मिलके बने हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव शब्द का मतलब होता है इमैच्योर, इनकम्प्लीट, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं, उनमें वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट होता है, पूरी तरीके से नहीं बना होता है या तो एब्सेंट होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? एक सेल है, वो भी प्रोकैरियोटिक है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है। उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। तो बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? वो एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? आई होप एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ रहा हो। अब देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है। यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। उनका सेल वेल डेवलप्ड होता है और इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों पूरी तरीके से बने होते हैं, वेल मैच्योर होते हैं, एडवांस होते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स में।
प्लांट और एनिमल्स के जो सेल होते हैं वो यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब उनके सेल फुल्ली डेवलप्ड है, उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ में आ रहा हो। अब हम आगे इमेज पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि यूकेरियोटिक सेल कैसा होता है और प्रोकैरियोटिक सेल होता है कैसा होता है। ठीक है, चलिए आइए इमेज के थ्रू देखते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से ये ढका होता है। ठीक है, एक यहाँ एक प्रोकैरियोटिक पे भी हम एक फुल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसको आप मैं आपको डिटेल में बताऊंगी प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, इनके मेम्ब्रेन्स कहते कैसे होते हैं ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी आप जान लीजिए कि जो सेल होती है प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होता है, उसके अंदर कैप्सूल होता है, फिर उसमें न्यूक्लियाइड होता है जिनमें उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम होते हैं। ठीक है, और इसमें एक प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पतली सी लेयर होती है। ठीक है, जिससे कैप्सूल हमारी अटैच होती है प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ इतना होता है, और यूकैरियोटिक में हमारे सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस हमारा फुल डेवलप होता है। न्यूक्लियस में पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये हमारा एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, आई होप आप इमेज के थ्रू देख रहे होंगे। इन दोनों के बारे में हम डिटेल वीडियो आगे बनाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है और यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है। अभी आप बेसिक जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं होता है। यूकैरियोटिक में जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है। ठीक है, आई होप आप इमेज के थ्रू समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारे सेल जो है उनका शेप साइज क्या होता है। ठीक है, पहले हम सेल थ्योरी देख लेते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी और सेल थ्योरी में क्या है। उसके बाद हम सेल के शेप और साइज के बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और सेल थ्योरी में क्या चीज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेल थ्योरी क्या है जो है वो दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था, एक थे स्वीडन और एक थे स्वान। ठीक है, ये एक स्वीडन जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे और स्वान जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अलग अलग सेल थ्योरी दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने इन दोनों ने मिलके इस सेल थ्योरी को दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था कि सभी जो पेड़ पौधे या जानवर हैं वो किससे बने हैं, सेल से ही बने हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में मेंशन किया है कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो किस चीज से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, इस हिसाब से सेल क्या हो गया, सेल हमारा बेसिक यूनिट, छोटी इकाई, सबसे कह सकते हैं कि मूल आधार हो गया सेल हमारी लाइफ का। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक चीज अपने सेल थ्योरी में नहीं बताया, जो कि दूसरे साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने इस सेल थ्योरी में एक क्या चीज ऐड की कि जो सेल है वो कैसे बनता है। उन्होंने बताया है कि एक नया सेल पुराने सेल से ही मिलके बनता है। ठीक है, एक पुराना सेल ही डेवलप होता है और दो सेल में बंटता है। तो एक सेल कैसे बनता है, वो पुराने सेल से ही बनता है। तो इस बात को रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में मेंशन की थी। ठीक है, इस बात को स्वीडन एंड स्वान ने नहीं कहा था। स्वीडन एंड स्वान ने सिर्फ इन दो बातों को कहा, और भी उन्होंने कुछ बातों को कहा जो कि सेल थ्योरी में मैंने नहीं इसने किया है। इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाला है कि जितने भी प्लांट्स एनिमल्स है वो सेल से मिलके बने हैं। सेल ही हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, बेसिक यूनिट है। ठीक है, बाकी ये बात रुडोल्फ विर्चो ने की थी। ठीक है, सेल थ्योरी में सेल शेप जो है हमारा कोशिका आकार जो है, सेल शेप और साइज उसके फंक्शन के आधार पे बनता है। ठीक है, जिस तरीके का उसका फंक्शन रहेगा उसी टाइप से उसका शेप रहेगा। जैसे मस्कुलर शेप अलग होता है। ठीक है, और कुछ आरबीसी का अलग होता है। ठीक है, नर्वस सेल अलग होते हैं। मतलब उनका जिस तरह से फंक्शन करता है उसी हिसाब से उनका शेप होता है। जैसे नर्वल सेल हो गया ब्रांच लाइक होता है, आरबीसी डिस्क्वाइडल होता है।
ठीक है? मस्कुलर जो होते हैं वो स्पाइंडल होते हैं। तो सेल के फंक्शन के आधार पे ही उनका शेप डिसाइड होता है। अब सेल साइजेस क्या हैं? ठीक है? सेल साइज़, सबसे छोटी सेल जो होती है वो बैक्टीरिया की होती है और सबसे बड़ी सेल एक ह्यूमन बींग्स की होती है, एनिमल्स की होती है, ठीक है। आइए पहले हम देख लेते हैं कि सबसे छोटी सेल जो होती है वो 0 माइक्रोमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के अंदर होता है। जो कि सबसे छोटी सेल होती है वो सबसे छोटी सेल किस ऑर्गेनिज्म होती है, बैक्टीरिया होती है, जो कि है पीपीएलओ, जिनको माइक्रोप्लाज्मा बोला जाता है। सबसे बड़ी सबसे बड़ा शेल होता है तो वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल देखा जाए तो वो नर्व सेल होती है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होती है? नर्व सेल होती है। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करें, ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी सेल होती है तो वो स्पर्म सेल होती है, ठीक है। चलिए आगे हम कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में देख लेते हैं, कोशिका के कौन-कौन से घटक होते हैं। तो सेल हमारा सेल 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलके बना है। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है न्यूक्लियस और एक है साइटोप्लाज़्म। ये सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो साइटोप्लाज़्म के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आज नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको बायोलॉजी से रिलेटेड किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।